बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर बागपत से आपको बता दें, छपरौली थाने के दारोगा देवेंद्र दुबे पर ईंट से हमला किया गया है। हेड कांस्टेबल शोकेंद्र पाल पर सरिया से हमला हुआ। कांस्टेबल प्रवीण कुमार और अमरपाल राणा के साथ भी मारपीट की गई। सभी घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए हैं। मानसिक रूप से कमजोर युवक की ये करतूत है, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है। और देखिए ये जो ईंट पत्थर बिखरे हुए आप देख रहे हैं, इसी से हमला किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बागपत से दे रहे हैं, जहां पर छपरौली थाने के दारोगा देवेंद्र दुबे पर ईंट से हमला हुआ है। हेड कांस्टेबल शोकेंद्र पाल पर भी सरिया से हमला कर दिया गया। कांस्टेबल प्रवीण कुमार और अमरपाल राणा के साथ मारपीट हुई है। सभी घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। और बताएं आपको कि मानसिक रूप से कमजोर युवक की ये करतूत बताई जा रही है, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। बड़ी खबर लगातार बागपत से आपको दे रहे हैं, जहां पर मानसिक रूप से कमजोर युवक ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई। कांस्टेबल प्रवीण कुमार और अमरपाल के साथ भी मारपीट हुई है। सभी घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है, उनका इलाज हो रहा है। और मानसिक रूप से कमजोर युवक पर यह आरोप है कि उसने ईंट पत्थर से हमला किया। छपरौली थाने के दारोगा के साथ पहले हाथापाई हुई, ईंट से हमला कर दिया गया। मानसिक रूप से कमजोर युवक ने यह करतूत की है। कांस्टेबल प्रवीण कुमार के साथ मारपीट हुई है। अमरपाल राणा जिनके साथ मारपीट की गई, ये तमाम पुलिसकर्मी जख्मी हैं। जो ईंट पत्थर बिखरे हुए आप देख रहे हैं, उससे मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ने, एक युवक ने हमला कर दिया। छपरौली थाने की ये पूरी घटना है, जहां पर दारोगा पर ईंट से हमला हुआ। उसके बाद है कांस्टेबल शोकेंद्र पाल, बताया जा रहा है कि उन पर सरिया से हमला किया गया है। राजीव पंडित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, ये वाकया पूरा क्या है और इस वक्त ताजा अपडेट क्या है जो पुलिसकर्मी घायल हैं उनको लेकर? देखिए, सुबह जो थाने में जैसा माहौल होता है, छपरौली थाना की परिसर के अंदर की वारदात है। ये रूटीन में पुलिस वर्ग कार्य कर रहे थे, कोई नहा रहा था तो कोई जो है नाश्ता कर रहा था वहां पर बैठकर। तो इसी दौरान एक युवक सिरफिरा है या मंदबुद्धि है, ये तो पुलिस जांच में सामने आएगा। लेकिन जैसे ही पुलिस युवक जो है मेन गेट के रास्ते से होता हुआ थाने में जाता है, और दरोगा दुबे जो वहां पर बैठे हुए थे उन पर ताबड़तोड़ ईंटों से वार कर देता है। उन्हें घायल करने के बाद वहां पर जो सरिया पड़ा होता है, मंदबुद्धि युवक सरिया उठाकर हेड कांस्टेबल शोकेंद्र पाल पर प्रहार करता है। उसके बाद अमरपाल और प्रवीण कांस्टेबल पर वार करता है, उन्हें मारपीट कर घायल कर देता है। एक जो हेड कांस्टेबल है उनका हाथ टूटा हुआ है, जो एक कांस्टेबल है उनका कान कट गया है। इस तरह 4 पुलिसकर्मी जो है बुरी तरह जख्मी हैं, उन्हें सीएचसी पर भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 को रेफर किया गया है। बहरहाल चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो बागपत से ये लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे थे, इस पर अपडेट भी हमने आपके सामने रखे। और चलिए अब बड़ी खबर दिल्ली से है। आजम खान की जमानत पर आज होने वाली है सुनवाई। शत्रु संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी और आजम खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर लंबे अरसे से फैसला सुरक्षित रखा था और इसी मामले में आजम के वकील सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और देखिए, आज इस मामले में सुनवाई होने वाली है। देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत पर लंबे समय से फैसले को सुरक्षित रखा गया था और शत्रु संपत्ति का ये पूरा मामला है जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। तो राहत मिलती है या फिर मुश्किलें बढ़ती है, ये देखना होगा। लेकिन ये शत्रु संपत्ति का पूरा मामला क्या है, ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए अब समझ लीजिए। दरअसल ये रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय के पास 65 एकड़ जमीन का मामला है। 65 एकड़ जमीन इमामुद्दीन नाम के एक शख्स की थी। बंटवारे के बाद इमामुद्दीन पाकिस्तान चले गए थे और उनकी ये जमीन शत्रु संपत्ति के तौर पर कस्टोडियन में दर्ज कर ली गई थी। आजम पर आरोप है कि जमीन रिकॉर्ड में हेराफेरी करके उन्होंने विश्वविद्यालय में से शामिल कर लिया था और जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तो ये जमीन बीएसएफ को दे दी गई थी। जब बीएसएफ के अधिकारी पोजीशन लेने के लिए गए थे तो उन्हें टरका दिया गया, ये पूरी बात टाल दी गई थी और यही पूरा मामला है जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। देखना होगा कि
इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्या टिप्पणी रहती है। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश, शत्रु संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, कब ये सुनवाई होगी, क्या महत्वपूर्ण अपडेट है इस खबर पर? देखिए जय, अगर बात करें तो तकरीबन 11 बजे के बाद इस मामले पे सुनवाई होगी, जहां पे आजम खान के वकील के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल पेश होंगे और आजम खान की जो तमाम सारे मुकदमे चल रहे हैं, FIR चल रहे हैं, उसका जिक्र करेंगे और जमानत की अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। चूंकि जो उन्होंने याचिका लगाई तो उसमें साफ तौर पर कहा था कि 87 FIR आजम खान के खिलाफ दायर है, जिसमें से 4 में ही उनके खिलाफ जो जमानत का मामला है और 2 में जमानत मिल चुकी है। तो लिहाजा आजम खान को रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य हैं और इसके साथ साथ वो कद्दावर नेता भी हैं, इसलिए उनको इतने लंबे समय तक इस तरीके से जेल में नहीं रखा जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो बाकायदा तमाम सारी जो FIR उन पे दर्ज है उन पे चर्चा की जाएगी। जो बड़े मुकदमे हैं जिन पे आगे केस बढ़ चुका है, जिनमें चार्जशीट दायर हो चुकी है, उन केसों का जिक्र किया जाएगा और इसके साथ साथ अब उनके जमानत की अपील की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी दलीलें रखी गई कि क्यों ना आजम खान को जमानत ना दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में भी लगातार पैरवी करती रही कि आजम खान को अभी जमानत न दी जाए, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से क्या कुछ दलीलें रखती है। जिसकी भी दलीलें मजबूत होगी, जाहिर तौर से बात है कि उसी के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा, क्योंकि साक्ष्यों के साथ जो दलीलें रखी जाएगी उसी के आधार पर फैसला होगा। अब देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी कि आजम खान के खिलाफ आजम खान की तरफ से क्या साक्ष्य रखे जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या साक्ष्य रखे जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय इस पर आता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अविनाश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात आजम खान से हो रही नेताओं की मुलाकात की कर लेते हैं। दरअसल आजम खान से नेता लगातार जेल में मिलने पहुंच रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर आज आजम खान से जेल में मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले शिवपाल यादव और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी आजम खान से जेल में मुलाकात कर ली है। 9:05 की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। OP राजभर आज मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले शिवपाल यादव से आजम की मुलाकात हो चुकी है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से भी आजम खान की मुलाकात हो चुकी है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर क्या आज सीतापुर जेल पहुंचते हैं, ये देखना होगा। क्या उनसे आजम की मुलाकात हो पाती है, क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंट है कि आजम खान से उनकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन देखना होगा कि क्या आजम खान उनसे मुलाकात करते हैं क्या, क्योंकि सपा का जब प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, रविदास मेहरोत्रा जब पहुंचे थे तो उनसे आजम खान ने मुलाकात नहीं की थी और तब से ये सवाल है कि नाराजगी समाजवादी पार्टी से है, जो कि अब बिल्कुल खुलकर सामने है। आजम ने मिलने से मना कर दिया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर आज पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज की तस्वीरें क्या बन सकती है, बताने के लिए शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शैलेश, आजम खान से लगातार मुलाकात का दौर हम देख रहे हैं अलग अलग नेताओं का। शिवपाल यादव की मुलाकात हो चुकी है, प्रमोद कृष्णम की मुलाकात हो चुकी है, आज ओम प्रकाश राजभर की बारी है। कब तक पहुंचेंगे, क्या अपडेट है उनको लेकर? देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक जानकारी अपडेट करते अपने दर्शकों को दे दें कि ओम प्रकाश राजभर का आज सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मिलने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। फिलहाल वो आज नहीं जाएंगे और ये बात खुद OP राजभर ने अभी फ़ोन पर कंफर्म की है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में बदलाव है, वो बलिया चले गए हैं इस वक्त और ईद के बाद यानी कम से कम 2 दिन के बाद अगर होगा तो वो सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात करेंगे। यानी ये तस्वीर तो साफ हो गई कि आज आजम खान से मुलाकात नहीं होने वाली है। सोर्सेस की माने तो आजम खान से मिलने के लिए समय मांगा गया था OP राजभर की तरफ से और शायद वो समय से, देखिए बात कंफर्मेशन या समय नहीं दिया गया उनको पहले, शायद ये भी वजह हो सकती है। हालांकि इस बारे में कोई अभी जानकारी नहीं दी जा रही, लेकिन इतना तय है कि अब ईद से पहले जो मुलाकात की बात कही थी ओम प्रकाश राजभर ने, सुबह सपा के अध्यक्ष ने, जो सपा का सहयोगी दल भी है, वो फिलहाल मुलाकात आज नहीं हो रही। यानी अब ये मुलाकात अगर होगी भी तो ईद के बाद होगी। तो ये देखिए ताज़ा जानकारी है और लगातार देखिए नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है आजम खान से, चाहे वो बात करें कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम की, चाहे बात करें प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव की जो मुलाकात थी देखिए वो तो लगभग 1 घंटे चली थी और वो इसलिए भी अहम हो जाती है कि आजम खान, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव जो नेता है, सपा के संरक्षक है, ये सब एक साथ इन लोगों ने पार्टी को स्थापित किया। तो ऐसे में शिवपाल यादव के और उनके तो देखिए पहले से बहुत ही पुराने रिश्ते भी हैं। तो इसके बाद में अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम मिलने के लिए पहुंचे, मुलाकात करते हैं वहां पर आजम खान उनसे। अगर शिवपाल यादव जाते हैं तो मुलाकात करते हैं, लेकिन जब सपा का डेलीगेशन जाता है, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा जाते हैं, तो उनसे मिलने से आजम खान मना कर देते हैं और मुलाकात नहीं हो पाती है। तो अब इसी कड़ी में देखना ये होगा
इसके अलावा देखिए एक चीज़ और ध्यान देने वाली, जब जयंत चौधरी पहुंचते हैं आजम खान के घर पर, उनके बेटे से अब्दुल्ला आजम से मुलाकात होती है, परिवार के साथ लंबी मुलाकात होती है। अब देखना ये होगा कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो फिलहाल आज तो नहीं जा रहे, लेकिन जब 2 दिन बाद की वो बात कह रहे हैं मुलाकात को लेकर, तो देखना होगा कि क्या आजम खान ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात करते हैं या फिर ये मानते हुए कि वो सपा के सहयोगी दल हैं उनसे भी मुलाकात नहीं होती। ये तो आने वाला देखिए वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। और शैलेंद्र देखिए, जब ओपी राजभर से एबीपी गंगा की बातचीत हुई थी अब से 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने उनके वकील से बात की और जैसे ही समय मिलता है वो मिलने के लिए पहुंचेंगे। शैलेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को दे दें। बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद तेज हुई मुस्लिम वोट बैंक की सियासत। बड़ी खबर इस वक्त। और गैर भाजपा दलों की सभा से छटका वोट बैंक अपने पाले में लाने की रणनीति है। यूपी में 19.26% औसत मुस्लिम आबादी है। रामपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये आंकड़ा 50% से ऊपर है, 50.57% है। जबकि मुरादाबाद की बात करते हैं तो ये आंकड़ा 47.10% है। बिजनौर की बात करें 43% मुसलमान वहां पर हैं। यूपी के 29 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी औसत आबादी से अधिक है और 71 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30% से अधिक है। 141 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी प्रदेश की औसत आबादी से ज्यादा है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी कई बार निशाना सपा पर साध चुकी हैं और सपा और मुस्लिमों के बड़े नेता आजम खान से भी कई दलों के नेता मिल रहे हैं। और इस बीच आपको हम ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, यूपी विधानसभा चुनाव के बाद मुस्लिम वोट बैंक की सियासत अब तेज हो चुकी है। गैर भाजपा दलों की सपा से छिटका वोट बैंक पाले में लाने की रणनीति है। और चलिए अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे की कर लेते हैं। आज सीएम योगी उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि सीएम योगी 3 दिनों तक उत्तराखंड में रहेंगे। उत्तराखंड में सबसे पहले गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा का अनावरण करने का कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा ये भी संभावना जताई जा रही है कि वो अपने परिवार से भी मिल सकते हैं। खबर इस बात की है कि अपने परिवारजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। 3 दिनों का ये दौरा है और इन 3 दिनों में क्या कार्यक्रम रहेगा सीएम का, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, क्योंकि 3 दिनों का ये दौरा सीएम का है, क्या मुख्य रूप से कार्यक्रम रहने वाला है? आज कितने बजे उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे सीएम? कार्यक्रम है उनमें देखिए 2 सबसे अहम चीज़ें फिलहाल सामने आ रही है। एक जो पौड़ी जनपद है वहाँ पर यमकेश्वर ब्लॉक है, जो गृह ब्लॉक भी है इनका, वहाँ पर गुरु गोरखनाथ के नाम पर डिग्री कॉलेज है। वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो गुरु हैं महंत अवैधनाथ, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तमाम जो वहाँ के और मंत्री हैं वो भी रहेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है, सोर्सेज की माने तो मुख्यमंत्री जो है वो अपने परिवार से मिलने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये अगर देखिए इस दौरे को देखिए आप मुख्यमंत्री के, तो योगी सरकार पार्ट 2 के बाद पहला उत्तराखंड का उनका दौरा होगा। और इससे पहले जब करीब 2 साल पहले जब उनके पिता का निधन हुआ था तब भी मुख्यमंत्री वहाँ पर नहीं गए थे। और हम इस समय 5 कालिदास आवास मार्ग के सामने मौजूद है, जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। तो हमें ध्यान है जिस समय उनके पिता के निधन की खबर आई, सूचना आई, तो उस समय भी मुख्यमंत्री इसी आवास पर अपने कोविड को लेकर, तब टीम 9 हुआ करती थी, उसकी बैठक कर रहे थे, अधिकारी मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया कि वो फिलहाल नहीं जाएंगे। इसके पीछे एक वजह बताई गई कि वो क्योंकि महंत हैं, योगी हैं एक मठ के, और ऐसे में वो जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, जो सांसारिक रिश्ते हैं, उनसे बाहर आ चुके। लेकिन एक बड़ी वजह जो समय सामने आई थी वो ये थी, उस चर्चा के दौरान के मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी जिम्मेदारी पहली जो है वो प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए, कोरोना महामारी जो है विभीषिका जो थी वो सबके सामने थी, तो नहीं गए थे। इस परिवार से मुलाकात का जो कार्यक्रम है ये इसके बाद 4 तारीख की अगर बात करते हैं तो देखिए मुख्यमंत्री का हरिद्वार में कार्यक्रम बताया जा रहा है। वहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक, अभी जो उत्तराखंड और यूपी के बीच में परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ है उसमें अलकनंदा होटल जो है वो उत्तराखंड के पास गया है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे उत्तराखंड को समर्पित करेंगे। दूसरा, हरिद्वार में ही जो उत्तर प्रदेश का अपना होटल है उसका लोकार्पण भी किया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें वहाँ पर
हरिद्वार के कार्यक्रम में रहेंगी। तो ये 3 दिवसीय देखिए कार्यक्रम है और जो मुख्य चीज़ें अभी तक उनके कार्यक्रम की है सोच से वो ये निकलकर सामने आई हैं। आज शाम को मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे उत्तराखंड के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर एटा से है, जहां एटा में कोर्ट की रोक के बावजूद हर्ष फायरिंग की तस्वीरें सामने आई है। यहां एक दबंग युवक ने बारात में हर्ष फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो अभी वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इस वीडियो पर एक्शन लिया है और अब फायरिंग करने वाले युवक की तलाश हो रही है। 6 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये देखिए, वीडियो भी हमने आपके सामने रखी है और किस तरीके से हर्ष फायरिंग खुलेआम युवक कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। किसी भी तरीके से कानून का डर इसमें नहीं है, कोई खौफ नहीं है। शादी समारोह की ये तस्वीरें सामने आई हैं 6 दिन पहले का, हालांकि ये वीडियो है। और दबंग युवक ने हर्ष फायरिंग की। वीडियो सामने आने के बाद क्या अब इस पर कार्रवाई होती है, ये भी देखना होगा। पुलिस ने इस वीडियो पर एक्शन हालांकि लिया है, लेकिन अभी तक युवक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। युवक की तलाश हो रही है, जो कि कन्नौज से है। कैदी ने जेल में आत्महत्या की है और जिला जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कैदी ने की है। पानी निकासी वाले पाइप में फांसी लगाई है और सूचना पर डीएमएसपी पहुंचे जिला जेल। और देखिए, जिला जेल का ये पूरा मामला है, जहां पर फांसी लगाकर कैदी ने अपनी जान दे दी है, आत्महत्या की है। पानी निकासी वाले जो पाइप होते हैं, उस पाइप के जरिए उसने आत्महत्या की है। नित्य मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नित्य, क्या ये पूरा मामला है? नित्य, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आ रही है आवाज। सवाल जी नित्य, मेरा सवाल ये था कि ये पूरा मामला क्या है और इस पर ताजा अपडेट इस वक्त क्या है, पुलिस का क्या कहना है? देखिए, अभी फिलहाल पुलिस अभी जांच में जुटी है। पुलिस ने कहा जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है और जो तथ्य और भी सामने नहीं आ जाते हैं उसके पहले कुछ कह नहीं सकते हैं मामले, क्योंकि अभी जांच चल रही है। और जो अभी तथ्य सामने आए हैं, उसके परिवार वालों को ये आरोप था कि उनके परिवार में वहां पर गांव में रंजिश चल रही थी और जिसमें उनके लड़के को फंसाया गया और जो आरोप लगाया था लड़की ने, झूठा आरोप लगाया था। तो इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। लेकिन इसके पहले जो लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो लड़की ने जान लेने की कोशिश की थी। उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और लड़की के बयान के आधार पर लड़के को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया था। तो टोटल जो मामला है, पुलिस अभी कुछ भी नहीं बोल रही है। पुलिस अभी सिर्फ जांच का हवाला दे रही है। जी, और नित्य, ये घटना कब की है? देखिए, घटना अभी ये 24 मार्च को जिला कारागार भेजा गया था यहाँ पर। तो 22 की घटना थी ये, क्योंकि लड़की ने आरोप लगाया था। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी तो लड़की ने जहर खा के। बहुत शुक्रिया आपका नित्या, तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में लड़की की मौत मामले में बड़ी खबर है। बवाल मामले में पुलिस प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एसएचओ सैयद राजा को निलंबित किया जा चुका है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर सैयद राजा थाने में मुकदमा दर्ज है। वारदात के बाद से इलाके में तनाव की भी स्थिति है और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती है। दबिश के बाद आरोपी की बेटी की संदिग्ध मौत हुई थी। गैंगस्टर के आरोपी के घर दबिश देने के लिए टीम पहुंची थी। युवती की मौत पर बवाल हुआ और ग्रामीणों का कहना है कि इसमें पुलिस की भूमिका बहुत ही संदिग्ध है। और देखिए, एसएचओ सैयद राजा को निलंबित किया जा चुका है। इसके साथ ही आपको बताएं कि जो गैंगस्टर का आरोपी है, उसकी 2 बेटियां, जिसकी एक की मौत हो गई है और एक घायल बताई जा रही है। पुलिस की भूमिका की इसमें जांच होनी चाहिए, इसकी मांग हो रही है। सर, 2-4 बोलेरो पुलिस आई, घर में कोई नहीं था। ये लोग सीधे प्रवेश किए, हम लोग छत पे थे। हम लोग नीचे आए तो धड़ाधड़ सब दरवाज़ा किसी चीज़ से मारे और हम बंद कर रहे थे, दरवाज़ा खुला, फिर ये लोग मारने शुरू कर दिए हमको मारे। फिर दीदी वहाँ से आई, देखी तो उस दूसरे रूम में भागने लगी तो वो सब उनको भी मारने लगे। मुझको इस रूम में 8-10 लोग पकड़ के, लेडीज़ और जेंट्स दोनों मार रहे थे और उस वाले रूम में दीदी को सब मार रहे थे। उसके बाद ये लोग नीचे से कुर्सी लेके गए, उस रूम में कुर्सी अंदर लेके गए और फिर वहाँ से बाहर चले आए। तो हम गए तो देखे तो ये लोग मार कर दी को वहाँ पे साड़ी से बांध कर लटका दिए, ताकि ये साबित किया जाए कि ये आत्महत्या है। एक बहुत दुखद घटना हुई। ये पुलिस के पूरी लापरवाही से इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए।
यहाँ आके बच्चों से मारपीट, महिलाओं से, लड़कियों से मारपीट किया इन्होंने। उनको चोट भी आई है और उसके बाद ये घटना हुई है तो उनकी जान भी चली गई है। इसी संबंध में हम सब लोग आए, जब पता लगा तो यहाँ सभी सीनियर अधिकारी भी आए हैं, आईजी साहब भी आए, डीएम भी आए। जैसे हम लोगों ने घर के तरफ के लोगों ने मान रखा अपना, तो उन्होंने इस बात को माना भी कि जो इनकी एफआईआर है, जो दरख्वास्त है, उसके अनुसार हम एफआईआर भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। ये मनराजपुर गांव में जो पुलिस एनबीडब्ल्यू का तलाशी में यहाँ गांव में आए थे और यहाँ आने पर जो है वो वारंटी यहाँ नहीं मिला है और उनका बेटी का डेड बॉडी मिलने का जो सूचना मिली है, तुरंत कप्तान साहब को ये सूचना मिली। फिर यहाँ जो है फिर पब्लिक ने जाम लगा दिया। जाम लगाने के बाद एक एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ किया था और साथ में एक सिपाही और एक होमगार्ड के साथ मारपीट किया और ये परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था। ये इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे तो ये बड़े वाला लड़की जो निशा यादव है उनके साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के उपरांत उनका डेथ हो गई। इस तरीके से उनके ऊपर इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाया और उनसे तहरीर भी एसपी साहब के द्वारा प्राप्त किया गया है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो जो मनराजपुर अंतर्गत थाना सैयद राजा के निवासी हैं, उनकी एक बेटी की जो है डेड बॉडी है घर में और उस पर तत्काल जो है मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। परिवार वालों से बातचीत की गई और मौका मुआयना किया गया, जिसमें निशा, जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल की है, उसकी डेड बॉडी पाई गई है। परिवारजनों द्वारा तहरीर दी गई है, उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही जो दबिश के संबंध में आरोप लगाया कि पुलिस ने दबिश दी है, उस पर एसएचओ पर आरोप लगाया गया है। एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। और चलिए इसी मामले पर आपको बड़ा अपडेट दे दे। महिला मौत मामले में पुलिस पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और एसएचओ उदय प्रताप सिंह और इसके साथ ही संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 4 महिला पुलिस और अन्य पुलिस बल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और धारा कौन सी लगाई गई है वो भी आपको बता देते हैं। आईपीसी की धारा 323, 452 और 304 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। बड़ी खबर, ताजा अपडेट आपको इस मामले पर दे रहे हैं। दबिश के दौरान महिला की मौत मामले पर बड़ा अपडेट है। पुलिस पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। एसएचओ उदय प्रताप सिंह और संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ। 4 महिला पुलिस और अन्य पुलिस बल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। आईपीसी की धारा 323, 452 और 304 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया।